अब देखते हैं यार हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन है, अपना क्लेपेरॉन समीकरण तथा क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण को उत्पन्न कीजिए और इनके कुछ अनुप्रयोग भी दीजिए। या क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ये इक्वेशन है, इसको आपको डिराइव करना है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लेपेरॉन क्लॉसियस समीकरण के समाकलित रूप की द्रव वाष्प तंत्र के लिए व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। ध्यान से देखिए, लिक्विड से वेपर बनानी है, उसके लिए अपने को क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म भी लिखनी है। सो करते हैं यार, इस क्वेश्चन को समझते हैं। और इसमें देखो मेरे भाई, क्या है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। यह इक्वेशन फेज ट्रांजिशन के बीच होने वाली एंट्रोपी चेंज के कैलकुलेशन के लिए यूज़फुल होती है। इसका एक और काम है, क्या काम है इसका? काम है प्रावस्था परिवर्तन यानी का फेज चेंज इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए भी यह इक्वेशन यूज़फुल होती है। क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लेपेरॉन समीकरण क्या है, आप इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या माना, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो फेज है, ए है एंड बी है, और दोनों साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का साइन, ये साम्य अवस्था को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे ए एंड बी क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। जब वो इक्विलिब्रियम में होगे तो उसके लिए अपने पास उसकी फ्री एनर्जी होती है जी ए, इसको जी ए जी बी, ये भी साम्य अवस्था में होगी। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एनर्जी सेम होती है। एनर्जी सेम का मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस आपका कितना होगा, जीरो होगा मेरे भाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर दोनों की एनर्जी डिफरेंस जीरो होगा। और ये क्या है, जी ए माइनस जी बी, यानी का कहने का मतलब ये है कि जी ए इक्वल टू जी बी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, यदि सिस्टम का टेम्परेचर डी टी बढ़ा दे तो गिब्स फ्री एनर्जी, जी की बात कर रहा है, जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में भी थोड़ी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी इसमें, डी जी अमाउंट का चेंज हो जाता है। फॉर फेज ए प्रावस्था ए के लिए क्या होगा, जी ए में थोड़ा चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, डी जी ए चेंज हुआ, तो ये जी ए प्लस डी जी ए हो गया। इसी प्रकार से फेज बी के लिए क्या होगा मेरा भाई, जी बी प्लस डी जी बी, ये आपका ही जी बी में थोड़ा चेंज हुआ, कितना डी जी बी, तो ये हो गया आपका, पहले जी बी था, अब कितना हो गया, जी बी प्लस डी जी बी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी का डी ए प्लस डी जी बी क्या होगा आपका, जी बी प्लस डी जी बी। दोनों इक्विलिब्रियम में है क्योंकि जी ए बराबर जी बी था। अब क्या करेंगे, वही साम्य अवस्था में लेंगे, जी ए प्लस डी जी ए इज इक्वल टू जी बी प्लस डी जी बी। क्यों भाई, क्योंकि जी ए किसके इक्वल था, जी बी के। हमने क्या किया, जी ए को तो बढ़ाकर जी ए प्लस डी जी ए करते और जी बी में थोड़ा चेंज करने के बाद अब ये हो गया अपने पास जी बी प्लस डी जी बी। लेकिन हमारे पास जी ए इक्वल टू जी बी था, देन क्या होगा, जी ए जी बी तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, डी जी ए इक्वल टू डी जी बी। दिस इज इक्वेशन 2। और हम जानते हैं कि जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। थोड़े से जान पहचान कर लो आप। जी क्या है, जी आपका यहाँ पर गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा, यू आपका इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है मेरे भाई, टी टेम्परेचर है, और एस आपका एंट्रोपी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जी का डी जी इज इक्वल टू यू का डी यू प्लस पी वी का क्या होगा, फर्स्ट सेकंड से इसका करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस टी एस का भी सेम फर्स्ट सेकंड से करेंगे, प्लस आता है बट बाहर माइनस होने के कारण अंदर का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम से अपने ऊष्मागतिकी चैप्टर जो है वो 11th में से स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट ईयर में भी है, तो वहाँ पर आपने क्लियरली देखा होगा कि ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ कहता है कि टी इंटू डी एस किसके इक्वल होगा, डी क्यू के होगा। और हम रिवर्सिबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल का डिनोट कर रहा है जो सफिक्स में आर ई वी लिखा हुआ है। और ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है, पहले नियम के अनुसार डी क्यू किसके बराबर होता है, डी यू प्लस पी डी वी के। तो टी डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा आपका डी यू प्लस पी डी वी के। सेम वही तो लिखा है, टी डी एस किसके इक्वल होगा, डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 आ गई और इसको इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 3 में रखेंगे देन क्या आएगा अपने पास, डी जी आएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। कैसे आया देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ गई, ये रही, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। सेम रहा, डी यू सेम रहेगा, सेम रहेगा, पी डी वी सेम रहेगा तुम्हारा। और अपने यहाँ क्या किया, वैल्यू पुट करें टी इंटू डी एस की। ये देखो टी डी एस है, टी डी एस है ना, टी डी एस की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे, क्या रखनी है अपने को, डी यू प्लस पी डी वी रखनी है। रखो डी यू माइनस पी डी वी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है।
माइनस एस इंटू डी टी, एस इंटू डी टी सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है। क्या होगा मेरा भाई, डी यू से डी यू कटेगा, पी डी वी से पी डी वी कटेगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, उसको नाम दे देंगे नया। नया नाम मतलब उसको इक्वेशन 5 मान लेंगे, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। अपने पास आ गया डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी, एस इंटू डी टी। अब ए के लिए अलग और बी के लिए अलग लिखेंगे। इस प्रकार डी जी ए क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, जी के सफिक्स में ए लगाया तो वी के सफिक्स में भी ए लगाएंगे और एस के सफिक्स में ए लगाएंगे, फिर बी के लिए बी लगाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी क्या आई थी, इक्वेशन 2 आई थी अपने पास डी जी ए इक्वल टू डी जी बी था। अब अपने पास डी जी ए इक्वल टू डी जी बी था तो उसकी वैल्यू रखते, डी जी ए की वैल्यू क्या आई, वी ए इंटू डी पी माइनस एस ए डी टी, और बी के लिए वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी, दोनों को इक्वल किया। और वी ए डी पी वाले टर्म एक तरफ लिया, डी पी इधर आएगा तो क्या बचेगा, डी पी कॉमन लिया, वी ए माइनस वी बी। ठीक है भाई, सिंपल है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या बचा, वी ए माइनस वी पी। यहाँ पर एस ए माइनस एस बी बचा और डी टी आपने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, डी पी अपॉन में डी टी, यानी का एस ए ऊपर एस ए माइनस एस बी क्या है, चेंज है, चेंज किस में है, चेंज ऑफ एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल एस हो गया, ये आपका डेल वी हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। इक्वेशन 6 अब लगाएंगे वही उष्मागतिकी का सेकंड नियम। उष्मागतिकी का सेकंड नियम कहता है कि आपका डेल एस यानी का चेंज ऑफ एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, वो होगा डी क्यू अपॉन डी टी। इसी को हम लिखते हैं डेल एच ओवर डी टी वी लिखते हैं। डेल एस होता है आपका डेल क्यू अपॉन टी और इसको लिखते हैं डेल एच अपॉन टी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा डी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल एच टी इंटू डेल वी। क्या किया हमने, डेल एस की वैल्यू यहाँ पर ए है, ऐसे देखिए आप इक्वेशन 6 में डेल एस है ना, डेल एस की वैल्यू ये रखेंगे अपन, क्या हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा ऊपर, नीचे टी एज इट इज़ और डेल वी ये रहा आपका। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड और यही है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन। और अब हम देखेंगे क्लोसियस ने इसमें क्या चेंज किया, क्लोसियस ने क्या एक्स्ट्रा काम किया वो देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है, ये है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन, लिख दिया है दिस इज क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन सभी प्रकार के फेज चेंजेस यानी कि साम्यावस्था प्रावस्था परिवर्तन के लिए उपयोगी होती है, सभी प्रकार के फेज चेंजेस के लिए यूजफुल होती है दिस इक्वेशन। अब डेराइव करेंगे किसका, क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का। देखिए क्लोसियस ने क्या किया, क्लोसियस ने एक स्पेशल केस लिया, लिक्विड से वेपर, वेपर के लिए उसने काम किया। सेम वही लिखा है, क्लोसियस ने केवल लिक्विड के वेपराइजेशन के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से एक नया इक्वेशन डेराइव किया जिसे क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। फ्रॉम क्लैपेरॉन इक्वेशन अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने ये डेराइव किया है कि डी पी ओवर डी टी किसके बराबर है, डेल एच ओवर टी इंटू डेल वी के। अभी आई थी ना इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वेपराइजेशन करना हमें किसका, लिक्विड का, यानी का लिक्विड था दर उसको अपने को गैस में बदलना है, वाष्प बनानी है उसकी, लिक्विड से वाष्प बनानी है। तो डेल वी क्या होगा, डेल वी होगा वी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वेपर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। थोड़ा लिक्विड है अपने पास, लिक्विड से अपने को वाष्प बनाएंगे, तो वाष्प जब बनाएंगे उसका आयतन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड के आयतन के, लिक्विड के आयतन से बहुत ज़्यादा होगा उसका आयतन। सो हम क्या करेंगे, लिक्विड के आयतन को नगण्य मान लेंगे यहाँ पर, नेग्लिजिबल। देखिए आगे कैसे करते हैं इसको, वही है वी क्या हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ वेपर और वी एल हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम है इसकी अपेक्षा, सो इसको हम नगण्य मान लेंगे। और वी माइनस वी एल किसके बराबर होगा, वी के, क्योंकि इसको अपने नगण्य मान लिया, 0 के इक्वल मान लिया, तो ये किसके लगभग इक्वल होगा, वी यानी का वॉल्यूम ऑफ वेपर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड जो अभी आई अपनी क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, डी पी अपॉन डी टी किसके बराबर है, डेल एच इंटू टी इंटू वी, डेल वी, और डेल वी किसके इक्वल हो गया, वी के, वी यानी का वॉल्यूम ऑफ वेपर। दिस इज इक्वेशन 8। अब गैस के लिए गैस नियम लगा देंगे यहाँ पर। गैस नियम क्या कहता है, गैस नियम कहता है कि पी वी बराबर एन आर टी। एन को यदि हम स्पेशल केस में 1 मोल लेते हैं तो अपने पास आता है पी वी बराबर आर टी, तो वी की वैल्यू क्या होगी, आर टी अपॉन पी।
अब क्या करेंगे, फॉर गैसेस गैस लॉ लगाएंगे। गैस लॉ क्या है कि पी वी इक्वल टू आर टी, यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकालूंगा तो आर टी अपॉन पी। देन फ्रॉम इक्वेशन 8, तब इक्वेशन 8 से हमारे पास क्या होगा, v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 8 में। तो क्या आएगा, अपने पास आएगा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच इंटू पी अपॉन आर टी स्क्वायर। एक टी पहले से है और एक यहाँ पर ये आ जाएगा आर टी, पी ऊपर आर टी नीचे, तो आर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा फाइनली, डी पी इंटू डी टी, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एच इंटू डी टी अपॉन आर टी स्क्वायर। और इस डी पी ओवर डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी लॉग पी, और ये डेल एच ऐसे ही रहेगा आर, और ये डी टी ओवर टी स्क्वायर। ये है आपके क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है उसको डेराइव करेंगे। देखो इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए सिंपल सी है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इंटीग्रेशन करना है इस इक्वेशन का। इक्वेशन करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे P1 से P2, और टी की लिमिट रहेगी T1 से T2। तो डी लॉग पी का क्या होगा, लॉग पी होगा। लॉग पी में अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग P2 माइनस लॉग P1। इधर क्या होगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, सो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली टी वाले टर्म का होगा। 1 अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या होता है, -1 अपॉन टी होता है भाई। और लिमिट है आपके T1 से T2, माइनस बाहर आएगा, T1 रखें, T2 रखेंगे, फिर माइनस T1 रखेंगे। ये आपका log P2 अपॉन P1, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। सो उसी से log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस बाहर आया डेल एच ओवर आर, और फर्स्ट अपर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन D2 माइनस 1 अपॉन T1। अब दिख रहा है ना, यस, log P2 अपॉन P1 माइनस डेल एच अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस T1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। फिर क्या किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी का डेल एच अपॉन आर T2 प्लस का हो गया और T1 माइनस का। दिस इज इक्वेशन 10, और यही है आपकी इक्वेशन 10 इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपकी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है, इस इक्वेशन के क्या एप्लीकेशन है। पहला है कि इन कैलकुलेशन ऑफ डेल एच की कैलकुलेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। इन ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पी ऑन बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर पी का क्या इफेक्ट है उसकी कैलकुलेशन के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि ये इक्वेशन जो है वो यूज़फुल है स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी, यानी का बीपी और एफपी के याद करने में ये इक्वेशन यूज़फुल है। तो यार ये थी आपकी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग में पूछा जाता है, यानी कि 15 नंबर आपको देकर जाएगा यदि एग्ज़ाम में फंसता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसको यार आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसको ज़रूर करना, क्योंकि इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।